हेलो दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है धातु और अधातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, वीडियो टाइम पे भी देखते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अब की बार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। धातु एवं अधातु तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु व अधातु में बांटा गया। उनके जो भी तत्व हैं उनके उनके गुणधर्मों के आधार पर बांटा गया है कि वह धातु है या अधातु है। जैसे धातुओं के उदाहरण होते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। ठीक है, आयरन लोहा धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, चांदी भी धातु है, कॉपर भी धातु है। ये चीज़ें आपने देखी भी होंगी। अधातु जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये अधातु की श्रेणी में आता है, अधातु की कैटेगरी में। ठीक है, अधातुओं के मतलब फिर इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, मतलब कि फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या होते हैं? धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है? धातुओं की सतह तो चमकदार होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होता है। ठीक है, धातु जो होगी जैसे लोहा है, चांदी है, उनकी चमक होती है, लेकिन हाइड्रोजन है, अधातु है, वो चमक, उसमें चमक कहाँ से होगी? लेकिन आयोडीन एक अधातु होती है, वो चमकीला होता है। और आयोडीन मैं बता दूं कि इसमें पाया जाता है, जो भी हम नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है। टाटा नमक जो हम खाते हैं, घरों में सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल होता है, उसमें आयोडीन होता है। ठीक है, कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, मोलियम ये मुलायम होती हैं, ये इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम धातु होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। यह अधिकतर कठोर नहीं होती। कार्बन का एक अपरूप है हीरा, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अधातुएं कठोर तो नहीं होती, लेकिन एक कार्बन का अपरूप है हीरा, यानी कि कार्बन की कैटेगरी में ही आता है हीरा, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, तीसरा आता है रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है। और इसमें धातुओं में केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव में पाई जाती है। मरकरी क्या होता है? जो डॉक्टरों के पास देखा होगा, जो पुराना थर्मामीटर होता है उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं मरकरी, पारा। ठीक है, आघातवर्धता। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। अधातुएं आघातवर्धी होते हैं, इन पर कोई भारी जोर नहीं डाला जा सकता। ठीक है, मतलब इन्हें पीट कर पतली परत के रूप में नहीं बदला जा सकता। तन्यता। धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, तन्यता मतलब खींचाव। अधातुएं तन्य नहीं होती। विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्यतः धातु विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे लोहे में से करंट आसानी से बहता है। सामान्यतः अधातुएं विद्युत की ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये देख लो, अधातुओं में 2 धातु ऐसी हैं जो कुचालक होते हैं, जिसमें से करंट नहीं बह सकता, सीसा और मरकरी। और ग्रेफाइट सुचालक होता है अधातुओं में। ग्रेफाइट क्या होता है? जैसे पेंसिल होता है ना, पेंसिल का जो ये काला काला जिससे लिखते हैं हम नुक, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ये विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, घनत्व मतलब कठोरता, गलनांक वगैरह। आ गया वही वाली बात, सोडियम व पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, धातुएं ध्वनि पैदा नहीं करती। ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अम्लीय, और धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है,
धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि कॉपर धातु है, ऑक्सीजन के साथ अगर उसको अभिक्रिया कराई जाएगी तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया करते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम को अगर वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो जल्दी से क्या आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि आग ना पकड़े। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं, इन पर जो है थोड़ी ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे एल्यूमिनियम को अगर वायु में रख देते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी सी काली पड़ जाती है, वही ऑक्साइड की परत होती है। फेरस आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित जलते नहीं हैं, लेकिन ज्वाला में लोहे का जो चूरा डाल दिया जाता है पाउडर टाइप, तो उससे वे तेज़ी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होते, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या? वे सभी ऑक्साइड जो लवण और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और जल और लवण बनाते हैं, तो क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड H2O बन जाएगा, ठीक है, ये लवण हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं धातु प्लस जल, तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, ये बताया ही था। धातु ऑक्साइड की प्लस जल के साथ अभिक्रिया करने तो धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। ये एक छोटा सा डायग्राम है। धातु ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया करते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। गर्म जल के साथ जो अभिक्रिया करती है वो मैग्नीशियम है। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि उस पर जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है चारों तरफ चिपक जाते हैं, जिससे वे तैरने लगती है बुलबुले की वजह से, ठीक है। एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। पीबी लेड, कॉपर और सोना, Au सोने का होता है, Ag चांदी का होता है। ये रासायनिक सूत्र है, ठीक है। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते ये चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इनका। एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा निकलेगी। ये उदाहरण है इसके। चाहो तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो और वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हो। इसे खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस तनु अम्ल की अगर अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। उदाहरण जैसे धातु फेरस लोहा हो गया, तनु अम्ल स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, ठीक है। HCl के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे, फेरस क्लोराइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ये लवण हो जाता है, साल्टेड, ठीक है। मैग्नीशियम की HCl के साथ कराएंगे तो फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये सारे ही इसी चीज़ के उदाहरण है धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो है धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, और एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो इनमें से कोई सा भी एक आप समझा करो, याद करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ को समझो, कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हो। बताया मैंने कॉपर चांदी और ये Hg होता है पारे का, ठीक है। तनु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। धातु के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु
प्लस लवण विलयन की अगर अभिक्रिया कराएंगे तो लवण विलयन प्लस धातु बनेगा। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। यह धातु की सक्रिय श्रेणी पर आधारित करता है। सक्रियता श्रेणी देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी मतलब कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम है, कौन सी उससे भी कम है। ठीक है, तो पोटेशियम सबसे अधिक है, ये याद रखने आपको श्रेणी वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपको जो है सीरियल वाइज याद करनी है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती है, पोटेशियम, क्योंकि ये आपको बताया कि खुले में रखने पर ये इतनी अभिक्रियाशील होती है कि अगर इसको खुले पर रख दिया जाता है तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करने पर भी आग पकड़ लेती है। ऐसे ही सोडियम होता है, ये भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, एल्यूमिनियम, जिंक भी होता है, फेरस भी होता है, लेड होता है। ठीक है, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको याद करनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं है, 8 है और 2-3 पीछे हैं, बाकी बहुत ही आसान है। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, पारा हो गया, चांदी हो गई, सोना हो गया, ये सब। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेगी। आप इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा फिर इजीली बना दोगे। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। धातु पर परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कर ऋणायन बनाते हैं। इसको समझते हैं NaCl का निर्माण कैसे बनता है। ये मैं आपको समझा रहा था कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, तो इसको जूम करके बताता हूँ मैं। देखो, सोडियम का परमाणु संख्या होती है 11। ठीक है, तो 11 परमाणु संख्या है, इसको कैसे भरते हैं 1 2 3। अब देखो, पहली कोश में कितने हैं 2, दूसरी में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में कितने हैं 1। अब जो चौथी कोश होगी, चौथा सेल होगा, उसमें भी 8 16, इसमें 32 कोश आ जाते हैं। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस वाली कोश में। ठीक है, अब इसमें देखो कि इस वाले कोश को 8 पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा पावर लगेगी, जब बजाय इसके कि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे अपना। तो ठीक है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे किसको दे देता है, क्लोरीन को। ठीक है, क्लोराइड को अपना एक सोडियम क्लोराइड, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जिस वजह से कि जो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो सोडियम धनायन बन जाता है। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या कितनी होती है 17। ठीक है, तो 17 पहले में 2 आ जाएगी, दूसरे में 8 आ जाएगी, तीसरे में 7 है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है, तो वो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना सोडियम से ले लेगा, तो इसको कितना कर लेगा पूरा 8। इसलिए ये मतलब इसने कर्ज लिया है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा ऋणायन, क्लोरीन बन जाएगा ऋणायन। बस इतना सा फंडा था ये। ठीक है।